नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस समाचार के इस विशेष अंक में। 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र। अब तक की हेडलाइंस देखते हैं। ओडिशा के बरहमपुर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया प्रचार अभियान। कहा बीजेडी की 4 जून को है एक्सपायरी डेट। 10 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री लेंगे ओडिशा में शपथ। अमित शाह और ममता बनर्जी आज बंगाल के दुर्गापुर में होंगे आमने सामने। बिहार में भी गरजेंगे शाह। जेपी नड्डा तेलंगाना में, राहुल गांधी मध्य प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में देंगे प्रचार अभियान को धार। देश भर के 180 से ज्यादा कुलपतियों और शिक्षाविदों ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विरोध में लिखी खुली चिट्ठी कानूनी कार्रवाई की मांग की। कुलपतियों की चयन प्रक्रिया पर राहुल ने उठाए थे सवाल। रांची में कई जगह ईडी का छापा। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस के करीबी के घर पर मिले 25 करोड़ से ज्यादा कैश। बीजेपी ने खोला मोर्चा। ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में बीआरएस नेता के कविता की जमानत पर राउज एवेन्यू कोर्ट का आएगा फैसला। दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी हैं कविता। भीषण गर्मी और लू की चपेट में झारखंड, बंगाल, यूपी, ओडिशा, तमिलनाडु समेत दक्षिण के तमाम हिस्से। आज से कुछ राहत मिलने के आसार। और भारत की महिला और पुरुष 4x4 100 मीटर रिले टीम ने पेरिस ओलंपिक के लिए किया क्वालिफाइंग हीट में दूसरे दौर में दूसरे स्थान पर रही महिला टीम, तो वहीं पुरुष टीम ने भी क्वालिफिकेशन राउंड 2 में हासिल किया दूसरा स्थान। अब बड़ी खबर आ रही है रांची से, जहां कई ठिकानों पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने छापेमारी की है। वीरेंद्र नाम मामले में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के पीएस संजीव लाल के घरेलू सहायक से भारी मात्रा में नकदी बरामद की गई है। गिनती लगातार जारी है। वर्ष 2019 में वीरेंद्र केराम के एक सहयोगी से अधिक संख्या में नकदी बरामद किए जाने और कुछ योजनाओं के कार्यान्वयन में कथित अनियमितताओं के पाए जाने पर ईडी ने झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र केराम को गिरफ्तार किया था। मामले को मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दर्ज किया गया। वीरेंद्र केराम को फरवरी 2023 में रांची, जमशेदपुर, झारखंड, बिहार और दिल्ली में हुई गहन छानबीन के बाद गिरफ्तार किया जा सका था। फिलहाल वो जेल में है। ईडी ने पिछले साल फरवरी में उनके 24 ठिकानों पर छापेमारी शुरू की थी, जो 22 फरवरी को समाप्त हुई थी। आपको ये भी याद होगा कि इससे पहले पिछले साल ही ईडी ने कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के घर छापा मारा था। कई दिनों के कार्रवाई के बाद यहां पर अरबों की संपत्ति मिली थी। आपको याद दिला दें कि पिछले साल कांग्रेस सांसद धीरज साहू के घर जो छापा मारा गया था, उनके घर से अरबों की नकदी मिली थी। और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लगातार मामला दर्ज किया जा रहा है। धन शोधन विधेयक का मामला, जो देश का कानून है उसके मुताबिक आप घर में 2 लाख से ज़्यादा नकदी नहीं रख सकते और अब एक्सप्लेन करना पड़ेगा जिनके यहाँ ये छापे पड़े हैं कि ये नकदी आखिर आई कहाँ से, और इसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हो सकते हैं। उधर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है और इस पर लगातार प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया दी है और रांची से दिवाकर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। दिवाकर, क्या अभी भी ये जो नोटों की गिनती है वो चल रही है, और थोड़ा सा पूरा मामला हमारे दर्शकों के लिए बताएं कि ये क्या था और आज ये बड़ी छापामारी में कितनी रकम अभी तक मिल पाई है ईडी को? देखिए, इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाइए। ईडी की लगातार झारखंड में जो है वो दबिश पिछले 2-3 सालों से चल रही है। पिछली बार जब चीफ इंजीनियर की गिरफ्तारी हुई थी तो उनके घर से करीब
जो है वो भी 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए थे और कई किलो सोना भी बरामद हुआ था। वो उसके बाद जेल गए थे और वो ग्रामीण विकास विभाग के चीफ इंजीनियर थे। और आज जो छापेमारी हुई है वो ग्रामीण विकास विभाग के जो मंत्री हैं आलमगीर आलम, उनके पीएस के नौकर के घर से 30 करोड़ रुपया मिलता है। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन जो काला धन का है वो कनेक्शन इससे जुड़ता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ कई और भी इंजीनियर हैं जिनके ठिकानों पर आज छापेमारी चल रही है। तो लगातार ईडी की ओर से आज 6 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। जमशेदपुर में छापेमारी है, रांची के धुरवा में ये छापेमारी चल रही है। और जो कहा जा रहा है कि अब तक ईडी सोर्सेज से जो जानकारी मिली है और मीडिया में जो खबरें आ रही है उसके मुताबिक मशीन मंगाया गया है 2 जगहों पर और उसके बाद नकदी की जो है वो गिनती की जा रही है। लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है कि करीब 30 करोड़ से जो वो आंकड़ा है वो आगे बढ़ सकता है और 30 करोड़ तक की गिनती हो चुकी है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितनी बड़ी रकम है और किस तरीके से झारखंड में जो है वो काले धन का एक तरीके का हम कह सकते हैं कारोबार ये है वो फैला हुआ था। और लगातार इसके पहले भी ईडी ने कई ब्यूरोक्रेट्स के यहाँ से नकदी बरामद किया था और आज एक नौकर के यहाँ से इतनी बड़ी जो बरामदगी होती है तो निश्चित तौर पर इसका जो एक कनेक्शन है वो चुनावी कनेक्शन भी हो सकता है। इससे पहले कांग्रेस के एक नेता थे राज्यसभा सांसद धीरज साहू, उनके घर से भी करीब 300 करोड़ रुपए की बरामदगी होती है। तो आप सोच सकते हैं कि झारखंड में इतने डिजिटल युग के बावजूद घरों में इस तरीके से कैश रखा जाता है और उसकी बरामदगी हुई है। और अब तक अगर चुनावी आंकड़ों की बात करें कि चुनाव के दौरान पिछले 1 महीने में झारखंड में करीब 72 करोड़ रुपए की बरामदगी हो चुकी है। जी अजय। लेकिन दिवाकर, इस पर सरकार का क्या कहना है? जो भ्रष्टाचार के मामले लगातार उठ रहे हैं, अभी परसों भी हमने देखी प्रधानमंत्री की रैली में उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर के जमकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा, जबकि झारखंड की सरकार में ही जो कुछ मंत्री वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार के नाम पर प्रधानमंत्री डरा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये समझ में नहीं आ रहा क्या भ्रष्टाचार को एकदम बिल्कुल एक नॉर्म मान लिया गया है? जिस तरह से बड़े बयान आते हैं कि भ्रष्टाचार को लेकर के डराया न जाए और ये लोकतंत्र के खिलाफ न बात की जाए। देखिए, झारखंड जब से बने हुए करीब 24 साल इस स्टेट को हो गए हैं और लगातार इस तरह के दाग झारखंड में लगते रहे। कभी कोयला घोटाला, तो कभी जमीन की खरीद फरोख्त और कभी सांसद की खरीद फरोख्त। तो इस तरह के आरोप झारखंड में पहले से भी लगते रहे। लेकिन पिछले 5 सालों में जिस तरीके से झारखंड में एक बार फिर से जो हम कह सकते हैं अवैध खनन, फिर बालू का कारोबार, कोयले के कारोबार को लेकर लगातार जब ईडी ने दबिश दी है तो एक के बाद एक नेक्सस का खुलासा हुआ है। यहां तक कि कई योजनाएं हैं, चाहे वो सड़क निर्माण की बात हो, मनरेगा हो, इसमें भी घोटाले सामने निकल कर आए। तो लगातार जो भ्रष्टाचार की दबिश और प्रधानमंत्री का एक जो हमेशा से ये रहा है टारगेट कि 0 टॉलरेंस की नीति होनी चाहिए भ्रष्टाचार के खिलाफ, और लगातार उसको लेकर कार्रवाई जब झारखंड में होती है तो जो सत्ता पक्ष के लोग हैं झारखंड में भी, चूंकि इंडी गठबंधन की सरकार है, तो वो लगातार जो है वो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है कि उन पर जो एक है वो तरीके से उनको दबाव बनाने की कोशिश की जाती है और उनके खिलाफ राजनीति के तहत इस्तेमाल किया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों को। लेकिन जिस तरीके से आज बरामदगी हुई है उसके बाद फिलहाल सत्ता पक्ष की ओर से अभी तक एक भी प्रतिक्रिया नहीं आई है, क्योंकि जिस तरीके से उनके घर से डायरेक्ट 30 करोड़ रुपया उनके नौकर के घर से मिलता है तो निश्चित तौर पर इस बार घिरती हुई दिख रही है पूरी इंडी गठबंधन झारखंड में। लेकिन जब इतने छोटे व्यक्ति के घर से इतनी बड़ी बरामदगी होती है तो फिर कुछ बड़े नाम भी आ सकते हैं इस पूरे मामले में। जाहिर तौर पर उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनसे पूछताछ होगी। तो आपको लगता है कि कुछ बड़े लोग इस पूरे जांच के दायरे में आ सकते हैं? और ये छोटा मामला नहीं, क्योंकि भले ही घरेलू सहायक के घर पर आपके पैसे हों, लेकिन ये किसी एक बड़े चेन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा दिखता है। निश्चित तौर पर अगर पिछले कुछ आप रिकॉर्ड्स की बात करें जाए तो देखिए किस तरीके से झारखंड में, अगर आप जमीन घोटाले की ही बात करें जिसमें अभी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ जेल में है, तो वो किस तरीके से नेक्सस पूरा एक जुड़ा हुआ था कि पहले एक जो सीआई था उनके घर से पैसे की बरामदगी होती है, फिर पुलिस वाला जो एक है थानेदार उसके घर से बरामदगी होती है, तो लगातार जब ईडी की छापेमारी होती है बिल्डर के घर से होती है, तो उसके बाद वो पेपर का जो सिलसिला है वो जब आगे बढ़ता जाता है तो वो कहीं ना कहीं वो नेक्सस सीएम हाउस तक पहुंच जाता है, तो उसके बाद वो गिरफ्तारी होती है। तो आज चूंकि अब आलमगीर आलम जो ग्रामीण विकास मंत्री हैं झारखंड में, उनके पीएस के नौकर के घर से ये बरामदगी होती है, तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन जरूर ये जो हम कह सकते हैं कि उच्च जो राजनेता है वहां तक पहुंचता हुआ नजर आएगा। हालांकि धीरज साहू का जब मामला यहाँ पर निकल कर आया था, उनके घर से जब इतनी बड़ी मात्रा में नकदी बरामदगी हुई थी तो लगातार आलमगीर आलम जैसे नेता जो थे वो लगातार उनका बचाव कर रहे थे कि नहीं, उनका कारोबार बहुत लंबा चौड़ा है और जिस तरीके का उनका कारोबार है वैसे भी उन्हें नकदी रखने की आवश्यकता पड़ती है, इस तरह से उसे जस्टिफाई किया जा रहा था। लेकिन फिलहाल आज जो बरामदगी हुई है उसे लगता है कि कांग्रेस जस्टिफाई करने की स्थिति में भी नजर नहीं आई। जी अजय। दिवाकर, आप मेरे साथ बने रहिए। उधर जो प्रतिक्रियाएं हैं वो आनी शुरू हो गई हैं। उधर झारखंड के गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे ने इस मामले पर एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने लिखा है, आपको दिखाते हैं।
निशिकांत दुबे ने कहा कि 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा की काउंटिंग जारी है। आज ईडी की कार्रवाई में कांग्रेस विधायक दल के नेता और झारखंड में मंत्री के पर्सनल सेक्रेटरी संजीव लाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई है और संजीव लाल के आवास पर 30 करोड़ से ज़्यादा कैश मिला है। प्रदीप यादव के पार्टी की कहानी। और उधर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस पर प्रतिक्रिया दी है। मरांडी साहब क्या कहते हैं वो भी देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी हैं। सियासी बिसात पर राजनीति का गुणाभार, गठबंधन की सियासत, बदलते रिश्ते, नेताओं की बयानबाजी। देखिए 24 की चुनौती दिन भर सिर्फ डीडी न्यूज पर। और भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी जेएमएम कांग्रेस के जिस लूट मॉडल की बात कर रहे थे उससे इन रुपयों ने साबित कर दिया, सत्यापित कर दिया। लगता है कि गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों के हक मारकर लूटे गए इन्हीं पैसों से कांग्रेस अपने शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने का सपना देख रही है। ईडी, सीबीआई के दुरुपयोग की दुहाई देने वाली जेएमएम कांग्रेस जनता के सामने अब कौन सा नया बहाना बनाएगी। धीरज साहू से लेकर के आलमगीर आलम और पंकज मिश्रा से लेकर के पूजा सिंघल तक के ठिकानों से जिस प्रकार अथाह काले धन बरामद हुए हैं, उससे पिछले 5 सालों के दौरान राज्य सरकार द्वारा की गई संगठित लूट अब जग जाहिर हो चुकी है। सोचिए कि झारखंड में एक मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ 25 करोड़ रुपए नगद मिल सकता है, तो दूसरे और मंत्रियों ने गरीबों की गाड़ी कमाई और कितना लूट कर नौकर चाकरों के यहाँ छुपा कर ये रखा होगा। हमें लगता है कि कल्पना सोरेन जी अब घड़ियाली आंसू बहाना और ये कहना बंद कर देंगी कि हेमंत सोरेन का अपराध क्या है। और दिवाकर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दिवाकर, अब ये मुश्किलें लगता है सत्ता पक्ष की बढ़नी शुरू हो जाएंगी और चुनाव से भले ही आप इसे जोड़ करके देखें ना देखें, लेकिन ये मुद्दा तो है ही है। भ्रष्टाचार आज का मुद्दा नहीं है। आज भले ही चुनाव हो रहे हैं, चुनाव के बीच में ये पैसे मिले हैं, ये एक अलग संयोग है, लेकिन भ्रष्टाचार अब शायद लोकसभा के चुनाव में कम से कम झारखंड के लिए एक बड़ा मुद्दा बनेगा। देखिए, निश्चित तौर पर झारखंड में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा और प्रधानमंत्री की जो अभी हाल के दिनों में पिछले 2 दिन पहले जो रैली हुई थी उसमें प्रधानमंत्री ने खास तौर पर प्रहार किया था भ्रष्टाचार में। तीनों रैलियों में, चाहे वो सेबू में हो, चाहे वो सिसई में हो, चाहे वो पलामू में हो, तो लगातार झारखंड में जो भ्रष्टाचार का दाग है उससे कोई अछूता नजर नहीं आ रहा। अभी तक जेएमएम पूरी तरह से घिरी हुई थी कि किस तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन खरीद फरोख्त के मामले में, और उसके पहले भी अजय आपको याद होगा कि वो किस तरीके से एक जो है कहते हैं खान के लीज के मामले में भी किस तरीके से फंसते नजर आए थे। तो लगातार जो झारखंड में इंडी गठबंधन का कुनबा है वो लगातार उन पर भ्रष्टाचार का दाग, चाहे वो जेएमएम हो चाहे वो कांग्रेस हो, और आरजेडी को तो सब जानता है कि किस तरीके से चारा घोटाला से लेकर दूसरे घोटालों में उनके नेताओं की भागीदारी रही है। तो ये आरोप हमेशा से लगता रहा है और झारखंड में इन तीनों पार्टियों की सरकार है और उस पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के ब्यूरोक्रेसी के साथ मिलकर झारखंड को लूटने का एक जो आरोप लग रहा है, जो भी अपोजिशन की तरफ से लगाया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है कि पहले धीरज साहू के घर से बरामदगी होती है, उसके बाद इंजीनियर के घर से बरामदगी होती है, ब्यूरोक्रेट्स जो है पूजा सिंघल उनके घर से बरामदगी होती है। तो एक देखते हैं किस तरीके से जो भ्रष्टाचार और जो काली कमाई है वो घरों में नकदी के तौर पर छिपाई गई थी और उसको बंगाल ट्रांसफर किया जा रहा था। इसके भी कई सबूत झारखंड में मिले हैं और उसके बाद जब आज ईडी की रेड 6 जगहों पर होती है तो करीब 30 करोड़ रुपए के आसपास नकदी बरामद होती है और उसके बाद अभी भी वो जो काउंटिंग का सिलसिला है वो जारी है। इसके अलावा कई अन्य ठिकानों पर जो छापेमारी हो रही है उसमें भी कुछ कागजात बरामद होने की खबर आ रही है। हालांकि अभी दूसरे ठिकानों पर नकदी की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन कहा जा रहा है कि वहां भी कुछ कैश बरामद हुआ है। जय दिवाकर, लेकिन आप ये जो संकेत दे रहे हैं ये मामला केवल जेएमएम तक नहीं है। आप कह रहे हैं कि ये इंडी गठबंधन इसमें
शक के घेरे में, जांच के घेरे में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये बंगाल का मामला क्या है, वो थोड़ा सा समझाइए। देखिए, पिछली बार भी जब ये पूरा नेक्सस जब यहाँ पर पूजा सिंघल के सीए के घर से बरामदगी होती है, तो ये जो बिल्डर्स थे या दूसरे लोग जो यहाँ पे घर पकड़े गए थे, उनका नेक्सस पूरी तरीके से कोलकाता से जुड़ा हुआ ये नेक्सस था। वहां पर कई गिरफ्तारियां होती है और उसके बाद उन्हें रांची लाया जाता है। तो ये पूरा नेक्सस पिछले जो 2 साल से है वो झारखंड में काम कर रहा था। और उसके बाद जब ईडी की कार्रवाई होती है तो कई इसमें बिल्डर घिरते हुए नजर आते हैं। जेएमएम के कई नेता आज भी सभी जेल में हैं। और उसके अलावा कांग्रेस के जब धीरज साहू के घर पर ये छापेमारी होती है तो कई और भी खुलासे होने शुरू होते हैं कि किस तरीके से काली कमाई जो है वो झारखंड में नेताओं के घरों तक पहुंचती थी। और आलमगीर आलम जैसे नेता जो ग्रामीण विकास मंत्री है वो लगातार उसका बचाव करते थे, लेकिन आज वो भी घिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे लगता है कि ये पूरा नेक्सस जो है वो इंडी गठबंधन के आसपास सारे नेता इसमें घिरते हुए नजर आ रहे हैं। पहले जेएमएम तक सिर्फ तलवार झारखंड में गिर रही थी, लेकिन अब कांग्रेस के जो दूसरे जो सत्ता में सीधे जुड़े हुए हैं, हालांकि धीरज साहू की सत्ता में सीधी भागीदारी नहीं थी इसलिए शायद उनके बचाव में लोग खड़े थे, लेकिन आज जब आलमगीर आलम के पीएस और उनके नौकर के घर से ये बरामदगी होती है तो फिलहाल सत्ता पक्ष की ओर से कोई बोलने वाला नहीं है कि किस तरीके से केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि यहाँ दुरुपयोग की कोई बात ही अब सामने निकल कर नहीं आ रही है। गिरफ्तारी के समय बड़ा जो घरियालू आंसू बहाने की बात बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट किया कि कल्पना सोरेन बेवजह घरियालू आंसू बहा रही है, लेकिन अब इस तरह की जब बरामदगी होती है तो कहीं ना कहीं सवाल, क्योंकि हेमंत सोरेन करीब 4 साल तक यहाँ मुख्यमंत्री रहे, तो ये सवाल और क्वेश्चन मार्क उन पर भी जरूर उठेगा कि इस तरीके से कैसे ब्लैक मनी जो है वो इस तरीके से झारखंड में छुपा कर रखा जाता है। और ये एक लंबा चेन जब पूछताछ होगी उनके नौकर से तो निश्चित तौर पर इसका खुलासा हो सकेगा। अजय ज़रूर उठेगा। और आपने जो शुरुआत में आपने जिक्र किया था कि इतनी तकनीकी इंटरवेंशन के बावजूद जब इतनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है कि आपको पैसे केंद्र सरकार से मिलने हैं, उसके बाद आपको अमुक कार्यक्रम के तहत इसको खर्च करना है और वो भी बेनिफिशियरी को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से बैंक अकाउंट में जाना है, उसके बाद भी आप नकदी कर लेते हैं। लेकिन एक जो चीज़ आप बार बार कह रहे हैं कि जो स्टेट मशीनरी है वहाँ भी एंटी करप्शन जो यूनिट है वो सब क्यों एक्ट नहीं कर पा रहे हैं समय पर? क्या उनके पास खबर नहीं है या फिर खबर होते हुए भी वो न देखने का बहाना कर रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर एक तो होता ही है। देखिए, सत्ता की मशीनरी जब होती है, सत्ता जहां होता है, चाहे वो झारखंड में हो, अब चूंकि इंडी गठबंधन की यहाँ सरकार है, जेएमएम उसको लीड कर रही है, कांग्रेस उसके भागीदार है, तो निश्चित तौर जो राज्य स्तरीय जो एजेंसियां होती है उनके ऊपर कहीं ना कहीं जो एक कह सकते हैं स्थिति, या तो उनके पास उस तरह से वो डायरेक्शन होता है काम करने का कि भाई किस तरीके से वो काम करें, और उनके पास क्लू भी हो सकता है, मैकेनिज्म उनका इस तरह का नहीं डेवलप है कि वो इस तरह से कार्रवाई कर सके। लेकिन ईडी के पास जब सोर्सेस से उनको जानकारी मिलती है और चूंकि ईडी ने एक के बाद एक कई गिरफ्तारियां की है, तो निश्चित तौर पर नेक्सस आज जो ये कार्यवाही है वो निश्चित तौर पर वो चीफ इंजीनियर के यहाँ जो बरामदगी हुई थी उसके बाद लगातार उनके ठिकानों से और उनके जो दूसरे जो उनके साथ जो नेक्सस उस समय चार्ज बातचीत के दौरान पता चला था, उनसे पूछताछ के दौरान जो पता चला था, उसके बाद ये लगातार घेरेबंदी चल रही थी और उसी घेरेबंदी का नतीजा है कि आज ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो ईडी ने क्लू के आधार पर कार्रवाई की थी। और जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि जो जमीन खरीद फरोख्त का मामला था वो सिर्फ एक सीआई के घर से जब कागजात मिलते हैं तो वो सीएमओ तक पहुंच जाता है कि किस तरीके से पूरा एक नेक्सस काम कर रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो काली कमाई का मामला है, चाहे वो मनरेगा घोटाला का मामला हो, चाहे सड़कों में जो निर्माण का मामला हो, उसमें किस तरीके से घोटाले हुए हैं उस पर भी लगातार सवाल उठ रहे थे। तो उसका भी अब हमको लगता है कि वो एक नेक्सस निकलकर सामने आएगा और पूछताछ के बाद इसका खुलासा होगा कि इतनी बड़ी रकम जो है वो इनके घरों तक कैसे पहुंचती है और ये पैसे किनके थे और किस तरीके से छुपा कर रखे गए थे। जी दिवाकर, बहुत धन्यवाद। आप निगाह बनाए रखिए और जो पूछताछ होगी उसमें कुछ नाम ज़रूर सामने आएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर हमारी निगाह बनी रहेगी, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में बात करते हैं 24 की चुनौती की। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में कल शाम देर शाम रोड शो करने के बाद आज प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा में पहुंच गए और उड़ीसा के गंजम में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा जो कहती है वो करके दिखाती है। यहाँ सरकार बनने के बाद बीजेपी पूरी शक्ति से सभी घोषणाओं पर अमल करेगी। उन्होंने कहा कि जैसे त्रिपुरा को 30 साल से ज़्यादा के कम्युनिस्ट और कांग्रेस के शासन ने तबाह कर दिया था, वहाँ के लोगों के भाजपा को जो जिताने का सिलसिला जब शुरू हुआ, 5 साल में लोगों ने काफ़ी काम किया और अब त्रिपुरा तेज गति से विकास कर रहा है। उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था की बात की उन्होंने, जो कि पहले बदनाम हो चुकी थी। फिर बीजेपी को मौका दिया गया,
योगी जी बैठे और आज उत्तर प्रदेश विकास के नई राह पर निकल चुका है। पीएम ने यह भी कहा कि 4 जून को बीजेडी सरकार की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है। उन्होंने कहा कि 6 जून को भाजपा के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में भाजपा पार्टी के मुख्यमंत्री पद का शपथ समारोह होगा। बड़ा बयान पीएम का, देखते हैं। आज 6 मई है। 6 जून को बीजेपी के मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार तय होगा। 10 जून को भुवनेश्वर में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह होगा। और मैं आज आप सबको भाजपा के सरकार के मुख्यमंत्री के शपथ समारोह के लिए निमंत्रण देने आया हूं। भाइयों बहनों, ओडिशा में बीजेडी अस्त है, कांग्रेस पस्त है और लोग बीजेपी पर आश्वस्त है और सिर्फ भाजपा उम्मीदों का नया सूरज बनकर आई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने जा रहा है उड़ीसा, क्योंकि वहाँ पर लोकसभा और विधानसभा दोनों के चुनाव एक साथ। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र राज्य के चुनाव के लिए जारी किया था। जेपी नड्डा साहब वहाँ मौजूद थे और प्रधानमंत्री आज उड़ीसा में 2 चुनावी रैली करने के बाद आंध्र प्रदेश का रुख करेंगे, जहां वो दोपहर में राजमुंद्री में पहले मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे और आज की आखिरी और चौथी रैली अनकापल्ली में शाम को 5:30 बजे के करीब होना तय हुआ है। आंध्र प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी की दोनों रैलियों को एनडीए ने प्रजागलम यानी लोगों की आवाज़ का नाम दिया है। इन रैलियों में एनडीए के सहयोगी दल टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रचार करते नजर आएंगे। यहाँ विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन और सत्तारूढ़ वाईएसआरसीपी के बीच एनडीए चुनावी समर में उतरा है। आंध्र प्रदेश की सभी 25 सीटों पर 13 मई को ही वोट डाले जाएंगे। लोकसभा के साथ यहाँ भी विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर लोकसभा का चुनाव दिलचस्प बनता जा रहा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने जौनपुर लोकसभा सीट पर पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी का टिकट काट दिया है। अब इस सीट से मौजूदा सांसद जो कि श्याम सिंह यादव हैं, उनको प्रत्याशी बनाने का फैसला लिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्याम सिंह यादव आज नामांकन करेंगे। आपको बता दें कि नामांकन का आज अंतिम दिन है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अयोध्या में थे और वहाँ पर उन्होंने रामलला को दंडवत प्रणाम कर दर्शन पूजन किया। इसके बाद रामपथ पर खुली जीप में रोड शो के लिए निकले। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अयोध्या से भाजपा के प्रत्याशी लल्लू सिंह भी मौजूद रहे। उन्होंने हाथ में भाजपा चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर जनता से अधिक संख्या में मतदान करने की अपील की। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर के अयोध्यावासी खुश थे। सभी ने उनके ऊपर पुष्प वर्षा की और अयोध्या के कायाकल्प के लिए उनका धन्यवाद किया। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा, मोदी प्रखर राष्ट्रभक्त हैं, इसलिए वे प्रखर राम भक्त भी हैं। ये उनका ही कार्यकाल है जब 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रखर राष्ट्रभक्त हैं और इसलिए वे प्रखर राम भक्त भी हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में रामलला फिर से विराजमान हो गए। अयोध्या की कायाकल्प हो गई। ये सब मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अयोध्या में उपस्थिति पूरी दुनिया और पूरे देश के राम भक्तों को अभिभूत कर रही थी और इसलिए पूरी अयोध्या वहाँ उमड़ी थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन थे
राम भक्त थे, वे सभी मोदी जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए उत्सुक थे। और 1 लाख से ऊपर देश के भी अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन, वे भी मोदी जी का घंटों इंतजार करते किए और फिर मोदी जी का उन्होंने स्वागत किया। महाराष्ट्र के पूर्व एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे की हत्या पर कांग्रेस नेता विजय वट्टेटीवार के बयान पर अब वरिष्ठ अधिवक्ता और बीजेपी प्रत्याशी उज्ज्वल निकम ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उज्ज्वल निकम ने कहा कि विपक्षी नेता आधारहीन और झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। यहाँ विपक्षी पार्टी के नेता विजय वट्टेटीवार ने हेमंत करकरे की मौत पर सवाल खड़े किए थे। मुझे दुख इस बात का है कि अपोजिशन लीडर जिसको पूरी मालूमात नहीं, कई किताब जो सच मान के चलता है, उसके आधार पर बेबुनियाद आरोप करना, यानी इसका मतलब है आप जो जिनको करकरे जी की इंसल्ट नहीं तो तोहिम कर रहे हैं। हम जुडिशियल फाइंडिंग देखें। जुडिशियल फाइंडिंग क्या है कि कसाब ने इकबाली बयान में कह दिया है कि मैं और मेरा दोस्त कामा हॉस्पिटल के बाहर आ रहे थे, तब हमको एक पुलिस जीप दिखी, हमने फायरिंग शुरू कर दिया, उसमें 3 पुलिस ऑफिसर मारे गए, उनकी डेड बॉडीज हमने पीछे डाल दी और हम जीप लेके गए। और ये पूरा वाकया देखने वाला जो चश्मदीद गवाह थे उसे हमने एग्जामिन किया। वो कोई पुलिस वाला नहीं था, एक ड्राइवर था जो गाड़ी रिवर्स ले रहा था, उसने चश्मदीद गवाह लिए। नंबर 3, तीसरा पुलिस जो गाड़ी में था, वो जीप में जो करकरे जी के साथ चल रहा था, साड़े के साथ जगह था, उसका भी बयान हुआ। अगर भाई आप उस वक्त तो आपका राज था ना, पर मिर्ची में मेरी उम्मीदवारी घोषित होने के बाद आपको यह नया शोध लग गया, मिर्ची लग गई। अरे भाई कहाँ क्या आरोप कर रहे हैं? पाकिस्तान क्या कहेगा? अब तक पाकिस्तान ने कभी नकारा नहीं है कि करकरे और 3 पुलिस ऑफिसर जिनको शहादत मिली वो मानते हैं, क्योंकि हमने जुडिशियल प्रूफ दिया है। लेकिन हमारे जनाब सिर्फ राजनीति सियासी कर रहे हैं। राजनीति क्या कुछ न करा दे। देश भर में लोकसभा चुनाव प्रचार चरम पर है और एक तरफ जहां तीसरे फेज के लिए 7 मई को वोटिंग होनी है, वहीं आगामी चरणों के चुनाव के लिए भी राजनीतिक दल ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। भाजपा के स्टार प्रचारकों में से एक का जो बीजेपी नेता हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में 2 चुनावी रैलियां करेंगे। सबसे पहले अमित शाह कृष्णानगर में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके बाद दुर्गापुर लोकसभा सीट के लिए वर्धमान में जनसभा करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी आज दुर्गापुर में रैली करेंगी। दुर्गापुर के अलावा ममता बीरभूम के सैंथिया में रैली करेंगी। बीजेपी नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के बाद बिहार में भी चुनावी रैली करेंगे। अमित शाह बिहार के उजियारपुर में महंत राम कक्षा राजकीय उच्च विद्यालय में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। अमित शाह बीजेपी प्रत्याशी नित्यानंद राय के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मध्य प्रदेश में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। कांग्रेस नेता आज दोपहर को अलीराजपुर के जोबाट में जनसभा करेंगे। वो यहां रतलाम के कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के लिए वोटों की अपील करेंगे। वहीं राहुल गांधी की दूसरी जनसभा खरगोन के सेगांव में है। खरगोन में राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल खरते के समर्थन में वोट मांगेंगे। इस इलाके में राजनीतिक पार्टियां आदिवासी वोटर्स को साधने में लगी हुई हैं। दिल्ली में आज कांग्रेस पार्टी के नेता कन्हैया कुमार अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं, तो वहीं आप नेता राजकुमार आनंद भी बीएसपी के टिकट पर नई दिल्ली सीट से अपना पर्चा भरेंगे। उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे कन्हैया कुमार का मुकाबला बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी से हो रहा है। कन्हैया पिछले चुनाव में गिरिराज सिंह के खिलाफ बेगूसराय से चुनावी मैदान में उतरे थे, लेकिन उन्हें वहां पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इस बार वो बिहार से सीधे दिल्ली का रुख कर चुके हैं और दिल्ली में इस बार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन है। तो वहीं राजकुमार आनंद आम आदमी पार्टी छोड़ करके कल मायावती के साथ चले गए। बीएसपी ने नई दिल्ली से पहले सत्यप्रकाश गौतम को उम्मीदवार घोषित किया था, जो नामांकन दाखिल भी कर चुके थे, लेकिन अब उनकी जगह राजकुमार आनंद चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली सीट पर बीजेपी ने बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है।
और आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। हुगली जिले में एक बड़ा बम ब्लास्ट हुआ है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर आ रही है, हुगली जिले से बम ब्लास्ट की खबर है। पांडुआ, जो कि हुगली जिले में वेस्ट बंगाल में है, वहां पर एक बड़ी खबर आ रही है जिसमें एक बच्चे की मौत हो गई है। एक बच्चे ने गेट समझ करके बम को हाथ में उठा लिया। प्रसन्नजीत बख्शी हमारे साथ इस वक्त हैं, हुगली से बड़ी खबर आई। प्रसन्नजीत जी, धन्यवाद जुड़ने के लिए। क्या है खबर, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखिए, इसके साथ मैं चुनाव को नहीं जोड़ना चाहता हूं। वैसे पूरे दुनिया में लोग बच्चे की दुर्दशा को लेके कई सारे जगह की तस्वीरें हमारे पास भेजते रहते हैं। जैसे किसी गाजा स्ट्रिप में बच्चे का क्या स्थिति है, किसी यूक्रेन में बच्चे का क्या स्थिति है, लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में कोई नहीं ये समझते हैं कि पिछले एक साल में गेंद समझकर बम उठाकर कम से कम 15 से 16 बच्चे की मौत हो चुके हैं। ये पांडुआ की घटना वैसा ही है। पूरे हिंदुस्तान में कभी किसी ने नहीं सुना है कि इस तरह से गेंद समझ के बम उठाकर बच्चे का मौत, या हाथ उड़ जाना या पैर उड़ जाना। ये एक अजीब सा स्थिति है पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे मतलब सरकार की तरफ से और प्रशासन नहीं, 15 से आप कह रहे हैं 15 से 16 मौतें अब तक हो चुकी हैं एक साल में? हाँ, पिछले एक साल में कई बार हम डीडी न्यूज में इसके ऊपर स्टोरी किया है, आप लोगों से बात भी किया है। ये पिछले एक साल में 15 से 16 बच्चे की मौत हो चुके हैं। कई जगह पे साउथ 24 परगना में, मालदा में, मुर्शिदाबाद में, हुगली में, नॉर्थ 24 परगना में, ये सब जगह पे सब क्या होता है कि जो कचड़े की जगह होता है, वहां पे जब बच्चे लोग आसपास की खेलने पहुंचते हैं तो गेंद समझ के बम उठा लेते हैं, और इस तरह से 15 से 16 बच्चे की मौत भी हो चुके हैं और कई सारे बच्चे अपने किसी ना किसी अंग को खो चुके हैं। तो ये इस बारे में स्टेट मशीनरी क्या करे प्रसन्नजीत जी? क्या अभी तक राज्य सरकार ने कोई इसकी मतलब संज्ञान नहीं लिया उन्होंने? अगर इतना बड़ा खतरा है, 15-16 बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। बिल्कुल, इसको एक मामूली सा लॉ एंड ऑर्डर समझ के इसको छोड़ा जाता है, और स्थानीय जो पुलिस इकाई है उसकी तरफ से थोड़ा बहुत जो मामूली कार्रवाई करना था वो कर लेते हैं। लेकिन ये एक ट्रेंड है बंगाल में कि किसी जगह पे बम को छिपा के रखना, और उसी जगह पे जहां पे बच्चा खेलने जाते हैं, ऐसे कई जगह पे हुआ है कि खाली मैदान में एक घर किसी तरह से खेती को देखने के लिए जैसे एक छोटा सा घर बनाया हुआ होते हैं, तो वहां पे बम मौजूद है और वहां पे बच्चे खेलने के लिए गए और ब्लास्ट करके मर गए या किसी अंग हानि हुआ है। तो इस तरह की कई घटना है। तो इसको मैं किसी तरह से चुनाव के साथ जोड़ना नहीं चाहता हूं। पूरे देश की मैं दृष्टि आकर्षण करना चाहता हूं कि ये बंगाल की एक अजीब सा खतरा है, जिस खतरे से बंगाल के बच्चे को जूझना पड़ता है। जी प्रसन्नजीत जी, बहुत धन्यवाद। लेकिन ये गंभीर मामला है और वाकई जो स्थानीय प्रशासन है इस पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों इतनी बड़ी संख्या में क्यों ऐसे खुले आम बम्स कैसे मिलते हैं, और बच्चे जब उसको हाथ में लेते हैं तो मौत तक हो जाना, और उसके बाद भी कोई एक बड़ी कार्रवाई न होना, इस मामले को लेकर के एक बहुत ही दुखद घटना। फिलहाल इस पर हमारी निगाह रहेगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी से भाजपा विधायक चौधरी बाबूलाल अब मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि वो पार्टी लाइन से हट करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ रहे अपने बेटे का प्रचार करने में व्यस्त थे। इसके अलावा वो लगातार बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर का भी खुलकर विरोध कर रहे थे। इसके चलते बीजेपी ने अब विधायक बाबूलाल को अब कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने चूड़ियां नहीं पहन रखी, पाकिस्तान के पास भी एटम बम है और वो दुर्भाग्य से वो बम हम पर ही गिरेगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह बयान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान की उस प्रतिक्रिया में दिया जिसमें रक्षा मंत्री ने हाल ही में ये कहा था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर को लोग भारत में शामिल होना चाहते हैं। राजनाथ सिंह ने यह भी कहा था कि पीओके भारत का हिस्सा है, था और रहेगा। जम्मू और कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा जिसे कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के रूप में हम जानते हैं, वहां के लोग देख रहे हैं कि इस तरफ लोग अमन और चैन के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे हैं यानी भारत में, और वहां जब पाकिस्तान की सरकार के द्वारा जब उन पर जुल्म किया जाता है, नाइंसाफी की जाती है, तो उन्हें तकलीफ होती है।
पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों की बात मैं कर रहा हूं। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते रहेंगे। और इस मंशा को एक नहीं, कम से कम 3 प्रस्ताव संसद में इस मंशा को लेकर पारित किए जा चुके हैं। साथियों, हमारा अब तो आप ये देख रहे हैं कि पीओके में क्या हो रहा है। मैंने एक बार कहा था कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा हमको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों पर जो जुल्म ढाया जा रहा है, वहीं से यह डिमांड उठेगी कि हमको भारत में अपने को मर्ज करना है। डिफेंस में सर कह रहे हैं तो करें, हम कौन से रोकने वाले हैं? हमें तो पहुंचेंगे नहीं। ये भी याद रखे वो भी चूड़ियां पहने हुए नहीं है, याद रखिए। उनके पास भी एटम बम है, याद रखिएगा। और अफसोस यह है कि वो एटम बम हमारे ऊपर ही गिरेगा। हमारे ऊपर गिरेगा मतलब कहाँ गिरेगा? सोच समझ करके बयान भी नहीं आते हैं, और जिम्मेदारी के समय में जब चुनाव हो रहे हैं इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान। आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के मतदान से पहले मालदा के सुजापुर मतदान केंद्र पर अब ईवीएम का बंटवारा किया गया है। कुल तीसरे चरण में 93 लोकसभा सीटों के लिए मतदान किए जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 4 लोकसभा सीटों मालदा उत्तर, मालदा दक्षिण, जंगीपुर और मुर्शिदाबाद के लिए मतदान किए जाएंगे। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले असम के गुवाहाटी में भी मतदान दलों को ईवीएम वितरित किए गए। तीसरे चरण में 7 मई को असम की 4 लोकसभा सीटों पर मतदान किया जाएगा। लोकसभा चुनाव के पिछले 2 चरणों में कम मतदान प्रतिशत के मद्देनजर तीसरे चरण में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग लगातार कोशिश कर रहा है। अहमदाबाद में जहां रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया, तो धारवाड़ में रंगोली के जरिए मतदान का संदेश देने की कोशिश हुई। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयंसेवी समूह ने तो मध्य प्रदेश के कुछ दिव्यांगों ने भी इसमें हिस्सा लिया है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग गैर सरकारी संस्थाओं और नागरिक संगठनों की ओर से विभिन्न राज्यों में अभियान चलाए जा रहे हैं। सूरत में निर्विरोध निर्वाचन के बाद गुजरात की बाकी बची 25 सीटों पर चुनाव किया जाएगा। इसके मद्देनजर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए अहमदाबाद में रन फॉर वोट मैराथन का आयोजन किया गया। मतदान फीसद बढ़ाने और युवाओं को वोट डालने के लिए जागरूक करने के मकसद से ये दौड़ आयोजित की गई। तीसरे चरण में कर्नाटक की बाकी बची 14 सीटों पर होने वाले चुनाव में मतदान फीसद बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं। धारवाड़ जिले के अन्नीगेरी गांव में 6ठी सदी के प्राचीन शैव मंदिर के प्रांगण के बाहर जगमगा रही ये रोशनी किसी पूजा कार्यक्रम के तहत नहीं, बल्कि मंदिर प्रांगण को रोशन करने वाले ये लोग निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं। इसका मकसद मतदाताओं को उनके अधिकारों के साथ साथ उनके वोट के महत्व के बारे में बताना है। अन्नीगेरी से कुछ ही किलोमीटर दूर उमाचागी गांव में भी स्वीप कार्यक्रम के तहत जिला प्रशासन ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए रंगोली के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की है। This village has low voter turnout in the polling booth here in the village. So to address that, we have planned a sweep activity to create awareness about what is the support system, what are the facilities in the polling booth and why they should vote. So we are educating them and motivating them to go and vote on 7th May, which is the Lok Sabha elections here in Dharwad. मतदाताओं को जागरूक करने का काम छत्तीसगढ़ की स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी कर रही हैं। छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले बलरामपुर में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं वोट देने के लिए जागरूक करने के लिए घर घर जाकर साल के पत्ते और पीले चावल बांट रही हैं। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में दिव्यांगों के एक समूह ने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आम जनता के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए रैली निकाली, तो महाराष्ट्र के सांगली इलाके में स्थित सुंदर नगर के रेड लाइट एरिया में भी मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। धारवाड़ से रवि धीमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
और अब बारी है लोकसभा चुनाव से जुड़े कुछ रोचक तथ्य जानने की। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जारी है। अगर लोकसभा चुनाव से जुड़े रोचक तथ्यों की बात करें तो 2019 के यानी पिछले लोकसभा चुनाव में चुनावी रण से संसद तक पहुंचने वाले सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति की आयु 86 वर्ष थी, तो सबसे कम उम्र के व्यक्ति की आयु 25 वर्ष थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में संभल से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीतने वाले शफीकुर रहमान बर्क ने 86 वर्ष की आयु में 1,74,826 वोटों से जीत दर्ज की थी। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र में ओडिशा के क्योंझर सीट से चंद्राणी मुर्मू सांसद बनी थीं। बीजेडी के टिकट पर उन्होंने 66,203 वोटों से जीत दर्ज की थी। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। तो 24 की चुनौती में फिलहाल इतना ही। समाचारों में आगे बढ़ते हैं। देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों और कुलपति और अकादमिक प्रमुख राहुल गांधी के विरोध में आ गए हैं। इन सभी ने एक पत्र लिख करके कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ विरोध दर्ज किया है। ये सभी राहुल गांधी के उस बयान का विरोध कर रहे हैं जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कुलपतियों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर नहीं होती, उनकी नियुक्ति किसी विशेष संगठन के साथ उनके निजी संबंधों पर निर्भर करती है। पत्र में लिखा गया कि जिस प्रक्रिया से कुलपतियों का चयन किया जाता है वो अत्यंत कठोर और पारदर्शी है। चयन प्रक्रिया पूरे तरीके से शैक्षणिक और प्रशासनिक कौशल और विश्वविद्यालयों को आगे ले जाने के दृष्टिकोण पर आधारित होती है। इस पत्र को देश के कुल 181 कुलपतियों और शिक्षाविदों ने मिलकर लिखा। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी राजनीतिक लाभ के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। इन सभी ने राहुल गांधी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की मांग की है। और खबर आ रही है आईसीएसई और आईएससी के परिणाम आज घोषित कर दिए गए हैं। परीक्षा के परिणाम घोषित किए गए हैं। कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों परीक्षाओं में इस साल रिकॉर्ड संख्या में छात्र उत्तीर्ण हुए। कक्षा 10 में 99.47% छात्र उत्तीर्ण हुए तो कक्षा 12 में 98.19% छात्र को सफलता मिली है। निशांत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशांत, और क्या साइलेंट फीचर्स हैं इस खबर में जो आज आई है जिसमें परिणाम घोषित किए गए आईसीएसई और आईएससी के? जी देखिए अजय, काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन यानी CISCE बोर्ड जो है उसके 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और इस साल रिकॉर्ड 32 दिनों के अंदर ही परिणाम घोषित कर दिए गए और दोनों ही कक्षाओं में, कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही कक्षाओं में इस साल रिकॉर्ड अब तक के सर्वाधिक छात्र जो हैं वो उत्तीर्ण हुए हैं। जैसे जो कक्षा 10 की परीक्षा की बात करें तो 99.47% बच्चे जो हैं उत्तीर्ण हुए हैं। वहीं कक्षा 12वीं की परीक्षा में 98.19%, दोनों ही परीक्षाओं में अब तक का ये सर्वाधिक पास परसेंटेज है। और जैसा कि हम पहले भी देखते आए हैं, चाहे वो CBSE बोर्ड की परीक्षा हो, चाहे ICSE बोर्ड की परीक्षा हो, पिछले सालों की तरह इस साल भी जो लड़कियों का जो प्रदर्शन है वो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों ही परीक्षाओं में लड़कियों का जो परफॉर्मेंस है, प्रदर्शन है, वो लड़कों के मुकाबले काफी अच्छा रहा है। जैसे अगर हम 10वीं बोर्ड की बात करें तो 10वीं में लड़कियों का जो पास परसेंटेज है वो 99.65% है, जबकि लड़कियों का जो पास परसेंटेज है वो 99.31% है। वहीं अगर कक्षा 12 की बात करें तो लड़कियों का जो पास परसेंटेज है वो 98.92% और लड़कों का पास परसेंटेज वो 97.53% है। तो ये हम कह सकते हैं कि ये पिछले कई सालों से एक ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियों का प्रदर्शन, चाहे वो CBSE बोर्ड हो चाहे वो ICSE बोर्ड हो, दोनों ही बोर्ड में लड़कों के मुकाबले बेहतर रहा है। और वही अगर स्कूलों की बात करें तो कक्षा 10 में 2695 स्कूलों के बच्चे शामिल हुए थे कक्षा 10 की परीक्षा में और
82.48 82.48% स्कूलों के जो बच्चे हैं 100% बच्चे इस बार कक्षा 10 की परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं। वहीं अगर कक्षा 12 की बात करें तो 1366 स्कूलों के बच्चे शामिल हुए थे कक्षा 12 की परीक्षा में और 66.18% स्कूलों के 100% बच्चे जो हैं वो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं। निशांत, थोड़ा सा आपसे अगर हम परसेंटेज समझना चाहें कि क्या जो सीबीएसई और ये जो आईसीएसई बोर्ड है, कितने प्रतिशत जो छात्र हैं वो इस बोर्ड में पढ़ाई करते हैं? मोटा मोटा आंकड़ा क्या आपके पास है? जी देखिए, अगर नंबर की बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में काफी अधिक, लगभग 20 लाख से अधिक छात्र जो हैं वो परीक्षा में शामिल होते हैं। तो ये संख्या काफी ज्यादा। अगर आईसीएसई बोर्ड के मुकाबले अगर बात करें तो आईसीएसई बोर्ड में जो कक्षा 10वीं में 2,43,000 बच्चे शामिल हुए और कक्षा 12वीं में 99,901 यानी करीब 1 लाख बच्चे शामिल हुए। तो ये दोनों अगर बात करें तो 3,43,000 है, यानी करीब 3.5 लाख के आसपास ये आंकड़ा बैठता है। वहीं अगर सीबीएसई बोर्ड की बात करें तो 20 लाख से अधिक बच्चे शामिल होते हैं दोनों परीक्षाओं में। तो सीबीएसई बोर्ड में शामिल होने वाले बच्चों की संख्या आईसीएसई बोर्ड के मुकाबले काफी अधिक है और स्कूलों की संख्या भी अगर बात करें तो सीबीएसई बोर्ड में देश भर से काफी अधिक स्कूल इसमें शामिल होते हैं। जी निशांत, बहुत धन्यवाद वक्त निकालने के लिए और इस ब्रेकिंग न्यूज़ पर जो तमाम अपडेट्स हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और वापस अपने बड़ी खबर की ओर लौटते हैं। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि हुगली जिले में जो बड़ी खबर आ रही है, जिसमें पंडुआ गांव में एक बम धमाके में एक बच्चे की मौत हो गई है। गेंद समझ करके बम को हाथ में उठा लिया था। हमारे साथ प्रकाश चंदालिया जो कि राष्ट्रीय महानगर के संपादक है वो जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, हमारे संवाददाता बता रहे थे कि ये पहली घटना नहीं है, बहुत सारी घटनाएं पहले पश्चिम बंगाल में इस तरह की हो चुकी हैं। इसको इतनी गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है सरकार और इसको इतना छोटा मामला मान करके क्यों छोड़ दिया जाता है कि इंटरनेशनली बच्चों की सुरक्षा को बहुत ही टॉप प्रायोरिटी के तौर पर देखा जाता है? सर, बंगाल जो है वो बारूद के ढेर पे खड़ा है। ये बात वर्षों से कही जाती रही। पुराने जमाने से जब वामपंथियों का रास्ता, तब भी ऐसी घटनाएं बराबर होती थी और इस सरकार के आने के बाद भी आए दिन ये बात दिखाई पड़ती है। बल्कि बंगाल में तो बम, बारूद और कारतूस को एक प्रकार से उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। आज जो घटना हुई है वो पश्चिम बंगाल में हुगली जिला है। उस हुगली जिला के पांडुआ अंचल में वहां पर एक बम धमाका हुआ जिसमें एक बच्चे की जान चली गई है और 2 और युवक घायल हुए हैं। वो अस्पताल में भर्ती हैं अपने जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर। इसके अलावा एक दूसरी घटना भी और हुई है जो नरेंद्रपुर अंचल में भारी मात्रा में कारतूस बरामद हुए हैं। 30 कारतूस बरामद हुए हैं, 3 बड़े अग्नेयास्त्र बरामद हुए हैं और उसके अलावा बम बनाने का कई किलो मसाला भी मिला है। ये आज की घटनाएं हैं। और कल की घटना में आपको बता दूं कि मुर्शिदाबाद जिले के अंदर में भी भारी मात्रा में बम बारूद बरामद हुए थे और वहां भी विस्फोट हुआ था। ये घटनाएं रोज की हैं। अब आपने ये प्रश्न किया है कि इस बात को सरकार गंभीरता से क्यों नहीं ले रही है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको याद होगा सर कि कुछ दिन पहले संदेश खाली में जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त वहां के कांड का, शाहजहां, उस शाहजहां के एक शागिर्द के घर पे डेरा डाल करके रोबोट के माध्यम से जब वहां पर केंद्रीय टीम पहुंची है, एनआईए की टीम पहुंची है, एनएसजी के कमांडो पहुंचे, मैं क्षमा चाहता हूं, तो उसके बाद में जब सब कुछ इतने भारी संख्या में बरामद हुआ, कारतूस बरामद हुए और यहां तक कि यह भी पता चल गया था कि शाहजहां जो संदेश खाली कांड का मुख्य अभियुक्त है, ये सारे हथियार जो है उसने स्वयं कलकत्ता से खरीदे थे और उसकी खरीदी की रसीद भी बरामद हुई थी। लेकिन उसके बाद ममता बनर्जी ने यह कहा था कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और यह भी संभव है कि जो केंद्रीय सुरक्षा टीम, जो जांच एजेंसी वहां पर उन्होंने हथियार रखवा दिए। नहीं, मैं राजनीति की तरफ नहीं जाता हूं। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या वहां पर जो उद्योग की स्थिति है, भाई लाइसेंस दिए जाते हैं, इतने खतरनाक जो वस्तुएं हैं उनको बनाने के लिए बाकायदा उद्योग का दर्जा भी है, तो उनको खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है, सुरक्षा के सारे इंतजाम किए जाते हैं। लेकिन इस तरह से कूड़ेदान में किसी बम को गेंद समझ करके बच्चे का हाथ में लेना और उसके बाद बम का फट जाना और बच्चे की मौत, ये एक सामान्य घटना नहीं कही जा सकती। ये बहुत बड़ी घटना है और ये ऐसी घटनाएं कई बार हो चुकी हैं। ये तो चुनाव का समय है, वो समझ सकते हैं कि चुनाव के समय में ऐसी बरामदगी का कितना बड़ा महत्व होता है। आम तौर पर भी ऐसा देखा जाता है कि बराबर कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले से बम बरामद होते हैं। कईयों के कभी हाथ उड़ जाते हैं, बम बनाते समय कईयों के हाथ उड़ जाते हैं, कईयों की मौतें भी हो जाती।
उसके बावजूद और ये सारा कारोबार जो है, इसमें कहने की कहीं कोई संकोच वाली बात नहीं है कि सब कुछ सत्तारूढ़ दल की ओर से उनके जो पैट्रोनाइज्ड कार्यकर्ता होते हैं उनकी तरफ से किया जाता है, और इसका उपयोग किस लिए किया जाता है ये भी समझा जा सकता है। ऐसी तमाम घटनाओं के बावजूद राज्य सरकार इसको गंभीरता से नहीं लेती और हमेशा ये कहती है कि ये सारी छोटी छोटी घटनाएं हैं, और यहां तक कहा गया है कि बंगाल में अगर चॉकलेट बम भी फट जाए तो केंद्र सरकार जो है वो अपनी जांच एजेंसी को भेज देती है। इससे सरकार की मानसिकता को समझा जा सकता है। आज की खबर बहुत बड़ी खबर है, जहां एक बच्चे की मौत हो चुकी है और 2 बच्चे जो हैं अभी अस्पताल में जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं। नहीं तो इसमें क्या राज्य सरकार का क्या रुख है? क्या केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? यहाँ पर जो बच्चों के लिए जो यहाँ पे संवैधानिक संस्थाएं बनाई हैं, जो आयोग बनाया है, क्या उनको संज्ञान नहीं लेना चाहिए? क्या उनको राज्य सरकार को नोटिस नहीं भेजना चाहिए कि भाई इतने असुरक्षित बच्चे कैसे हैं? और उद्योग के जो भी जो पैमाने होते हैं वो खुद भी जो क्वालिटी इंस्पेक्टर्स होते हैं वो क्यों नहीं जाते हैं? और अगर ऐसे गैर कानूनी यूनिट्स हैं तो उनको बंद कराने का काम खुद राज्य सरकार या केंद्र सरकार मिलकर क्यों नहीं कर सकती है? इसमें क्या समस्या आ रही है? अजय जी, ये बात किसी से छुपी नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां जब भी बंगाल में आई है और जहां कहीं भी छापेमारी की है वो कभी भी खाली हाथ नहीं लौटी है। हमेशा अगर मान लीजिए कि ईडी और सीबीआई की टीम आती है तो करोड़ों रुपए की नकदी बरामद होती है, और जिस प्रकार से अगर मान लीजिए एनएसजी के कमांडो अगर कहीं धावा बोलते हैं तो वो भी कभी खाली हाथ नहीं आए, इसलिए आप उन पर फेल्योर का आरोप नहीं लगाया जा सकता। लेकिन चूंकि राज्य सरकार है, उसे केंद्र सरकार से या जो केंद्रीय पार्टियां हैं उनसे संघर्ष करना है, उनका विरोध करना है, तो ऐसी उनकी राजनीतिक मजबूरी है कि उन्हें ये बातें कहनी पड़ती हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि बंगाल बंग और बारूद के ढेर पर खड़ा है, और इस प्रकार के कई और इलाके हैं जो आने वाले दिनों में अगर ऐसी खबरों की अगर आशंका और ऐसी खबरें अगर आ जाए तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि एक प्रकार का बंगाल में इसको अवैध उद्योग का दर्जा दे दिया गया है। प्रकाश जी, समय हमारे पास इतना ही है। हमें इस मामले को फिलहाल आपकी बातचीत को यहीं रोकना पड़ेगा, लेकिन ये इस खबर पर हमारी निगाह बने रहेगी। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि राज्य सरकार अनदेखी कर रही है, यानी जानबूझ करके इसको एक तरह से नज़रअंदाज किया जा रहा है, और राजनीति में कहीं ना कहीं जो आम आदमी है वो पिसता हुआ नजर आ रहा है। बहुत धन्यवाद प्रकाश चंदाला जी वक्त निकालने के लिए और जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह की जो संवेदनशील घटनाएं हैं वो भी भले ही चुनाव के माहौल में इस तरह की जो घटनाएं हैं वो और भी ज़्यादा संवेदनशील हो जाती हैं, और इस पर राज्य सरकार को ख़ास तौर पर विशेष ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।